तेजस्वी यादव के बयान ने अमित शाह के बयान से जो घिर गई थी भाजपा, उसको साफ बचकर निकलने का एक रास्ता दे दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे? इनकी इतनी महत्ता क्यों है? क्योंकि इनके समर्थन से मोदी सरकार चल रही है, लेकिन केवल इन्हीं के समर्थन से नहीं चल रही है। तो आखिर इस समय पर तेजस्वी यादव जी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और जेडीयू सब पर एक साथ हमला क्यों किए? इसके पीछे एक दूसरी रणनीति है। एक साथ दो बात। पहले तो कि इन सबसे अपने को दूर रखते हुए बिहार में विपक्ष का एकमात्र चेहरा और विकल्प बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, और दूसरे कि जब इन सबसे अपने को दूर दिखाएंगे तो मोदी जी के खिलाफ दिल्ली में कोई विकल्प बन ही नहीं पाएगा। तो अंदर खाने से मोदी और अमित शाह को खुश करना और जनता में उनके विरोध के रूप में एक चेहरा के रूप में अपने को पेश करना, एक ही बयान से यह दो कार्य किया गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है नीतीश कुमार की पार्टी को और नीतीश कुमार को लेकर, उससे बिहार में राजनीति गर्मा गई है। लेकिन राजनीति ने करवट बदल ली है। करवट कैसे बदल ली है? जब से राज्यसभा में अमित शाह जी ने बाबा साहब के लिए टिप्पणी की थी, तब से मोदी सरकार, अमित शाह, भाजपा घिरते नजर आ रहे थे। और उस समय से ही नीतीश कुमार ने अपनी ओर से संकेत देना शुरू कर दिया था कि ये बीजेपी से हटकर अलग होने जा रहे हैं, और इन्होंने प्रगति यात्रा निकाल दी। एनडीए की बैठक तक में नहीं गए। जी हां दोस्तों, एनडीए की बैठक में सभी एनडीए मुख्यमंत्रियों को बुलावा गया था। सभी अन्य मुख्यमंत्री आए भी थे, नीतीश कुमार जी को छोड़कर। लेकिन ऐसे वक्त में जब यह संदेश साफ साफ पढ़ा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसी समय पर तेजस्वी जी ने एक ऐसा बयान दिया कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा छोड़कर पलटकर दूसरी तरफ आना मुश्किल होने लगा। पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ चार जो नेता हैं, दो दिल्ली में चले गए हैं, दो यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार के लिए एक बयान दे दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री का ऑफिस तो दिल्ली से चलता है, अमित शाह और मोदी जी चलाते हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि दो नेता दिल्ली में बैठे हैं जेडीयू के अमित शाह जी के साथ, और दो नेता बिहार में बैठे हुए हैं। अब इन सारे कथनों का क्या अर्थ है, इसी पर सारे चैनलों पर चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि ऐसा कह करके नीतीश कुमार को तेजस्वी जी ने हल्का दिखा दिया है, और इसीलिए जेडीयू आक्रामक हो गई है। क्यों हल्का दिखा दिया? किसी भी कद्दावर नेता की ऑफिस के लिए यह कह देना कि उसकी ऑफिस वो नहीं चला रहा है, बल्कि उसको सहयोग देने वाले कठपुतली की तरह चला रहे हैं, ये प्रथम दृष्टिया तो लगता है कि उन नेताओं की पोल खोलने जैसा है जो दूर से चला रहे हैं, जिन पर आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो इसका अर्थ यह साफ है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पर अब जो भले हैं, वह मुख्यमंत्री पद का दायित्व और ऑफिस प्रदेश की सरकार चलाने लायक नहीं है, और इसीलिए बीजेपी हावी हो गई है और वो चला रही है। यानी तेजस्वी जी ने अपने बयान से यह साफ संकेत दे दिया कि बिहार राज्य में अब बीजेपी और आरजेडी यही दो खेमे हैं, नीतीश कुमार का कहीं कोई वजूद नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। जो नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जिस नीतीश कुमार के समर्थन से देश की वर्तमान सरकार चल रही है, उस नीतीश कुमार के बारे में यह कह देना कि उनका ऑफिस तो दिल्ली से चलाया जा रहा है, हाईजैक हो गया है, राजनीतिक रूप से उनको बहुत कमजोर दिखाने जैसा है। और यही कारण है कि जेडीयू आक्रामक हो गई है। और जैसे ही जेडीयू आक्रामक हुई है तो बात चली गई है
कि तेजस्वी जी भी तो हाईजैक किए हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव जी की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, सारी पार्टी हाईजैक कर लिए हैं। अब ऐसे में बिगड़ा है किसका खेल और किसने किया है खेला? दोस्तों, मैंने कल ही शाम को कहा था कि आरजेडी को बाय डिफॉल्ट ले रही है जेडीयू। बाय डिफॉल्ट का मतलब कि जब हम इंडिया गठबंधन से सरकार बनाएंगे दिल्ली में, तो भाजपा विरोधी होने के कारण से आरजेडी के लिए यह चुनौती होगी कि नीतीश कुमार को समर्थन करे, उसे करना ही पड़ेगा। ऐसी दशा न आए उससे पहले ही तेजस्वी जी ने ऐसा बयान दे दिया कि आरजेडी और जेडीयू में ठन गई। अब आप देखिए, इस समय नेताओं की बाढ़ आ गई, प्रवक्ताओं के बयानों की बाढ़ आ गई है। जहां जेडीयू के प्रवक्ता तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के प्रवक्ता नीतीश कुमार और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। यानी देखते ही देखते नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की जो एक उम्मीद बन रही थी, वो धराशायी होते और धुंधली होते नजर आ रही है। क्योंकि बिना आरजेडी के समर्थन के नीतीश कुमार पाला नहीं बदल सकते। और जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी में तू मैं एकदम ऐसे वक्त पर शुरू हो गई है, इसे तुरंत संभाल पाना संभव नहीं दिख रहा है। भाजपा वैसे भी चुप नहीं बैठेगी, और यदि इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी आरजेडी का पक्ष लेते हैं, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। और जैसे ही ऐसा होगा तो भी नीतीश कुमार जी कहीं के नहीं बचेंगे। यानी कि जो बात भाजपा को कहनी थी नीतीश कुमार के लिए कि अब आप कहीं कोई सक्षम नहीं हैं, प्रधानमंत्री पद का ख्वाब मत देखिए, वो बात भाजपा ने नहीं कहा, बल्कि वह बात तेजस्वी जी ने कहा। अब तेजस्वी ने यह बात कही कि इनसे कहवाई गई। भाई, राजनीति में बहुत कुछ चलता है अंदर खाने, यह भी एक परखने वाला विषय है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी का यह बयान आया कि नीतीश जी का मुख्यमंत्री ऑफिस तो दिल्ली से चल रहा है, तो वैसे ही नीतीश जी की राजनीतिक क्षमता साख पर एक सवाल लग गया, एक दाग लग गया कि जो व्यक्ति बिहार की सरकार नहीं चला सकता, वो दिल्ली में पीएम बनकर क्या कर पाएगा और कैसे बन जाएगा। और इस तरह से ये तू मैं में एक विवाद खड़ा हो गया। इसी बीच गिरिराज सिंह ने एक ऑफर कर दिया नीतीश कुमार जी के लिए कि बिहार को सुशासन पर ले जाने के लिए, विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया है, क्यों न इसके लिए इनको भारत रत्न दिया जाए। साथ में ही उन्होंने उड़ीसा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक जी को भी भारत रत्न देने की मांग कर दी है। जबकि इस समय नवीन पटनायक जी उड़ीसा में भाजपा के ठीक विपक्ष में खड़े हैं। और जैसे ही भारत रत्न की यह मांग गिरिराज सिंह की तरफ से नीतीश कुमार के लिए आई है, आरजेडी के तमाम प्रवक्ता इसका विरोध करने लगे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने तो कहा कि लालू प्रसाद यादव जी को क्यों नहीं दिया जाए। ठीक है, आप मांग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आरजेडी प्रवक्ता ने नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिए जाने के गिरिराज सिंह के पेशकश का समर्थन नहीं किया है। या तो उपहास उड़ाया और या लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी मांग कर दी। अब इससे क्या हो गया कि जब तक जेडीयू और आरजेडी करीब नहीं होंगे, तब तक न तो बिहार में तख्ता पलट होगा और न मोदी सरकार को खतरा पैदा होगा। यह करने के लिए एकजुट होना जरूरी है, और एकजुट होने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं। अब कोई यह कह सकता है कि यह सब भाजपा करवा रही है, तो आप बताइए कि भाजपा तेजस्वी के कान में कह रही है कि आप ये कहिए, और तब वो कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है? जी हां, मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में उस समय नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत में आने का आशीर्वाद दिया था, जिस समय उत्तर प्रदेश में लोग इंतजार में थे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को धूल चटाएगी। लेकिन मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिया कि आप पूर्ण बहुमत में आइए। नेताओं के स्वभाव को और स्वार्थ को समझ पाना, जांच पाना, पढ़ पाना संभव नहीं होता। आखिर तेजस्वी ने ऐन ऐसे वक्त पर क्यों यह बयान दे दिया? और जैसे ही इन्होंने बयान दिया,
जेडीयू इतनी आक्रामक क्यों हो गई, यह समझने वाली बात है। आरजेडी इधर कई सारे ऐसे कार्य कर रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि वह मोदी जी का रास्ता आसान कर रही है। हां दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है। अब जैसे देखिए ना, बीएसपी के बारे में अब निकल कर आ रहा है ना कि बहुत लंबे समय से वो कांग्रेस को कमजोर करती थी जिससे कि केंद्र में भाजपा की सरकार बन सके, और इसीलिए भाजपा मायावती जी की सरकार बनवाती थी। ये आ रहा है ना निकल कर, कुछ लोग कहना शुरू कर दिए हैं ना। अगर वैसा ही इस समय हो रहा है तो आप जरा हाल ही के आरजेडी के द्वारा, इसके नेताओं के द्वारा दी गई कुछ प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दीजिए। लोकसभा चुनाव में जब पप्पू यादव पूर्णिया से अपना टिकट मांग रहे थे और वो जीत गए निर्दलीय होने के बावजूद भी, यानी साबित कर दिया कि वो उभरते हुए सितारे हैं। उस समय उनको टिकट देने का सबसे प्रबल विरोध किसने किया था? लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। वहां वो टिकट मांगने गए, दरवाजा तक नहीं खुला था। कुछ लोग समझते हैं कि जो गैर यादव है वही यादव विरोधी होगा। नेता जो जात की राजनीति करते हैं वो अपने घर के लिए जात की राजनीति करते हैं, खुद के लिए जात की राजनीति करते हैं। खुद के लिए करने में उस जात का कुछ फायदा हो जाता है तो हो जाए। आम आदमी समझता कि नहीं ये हमारे जाति वाला है तो हमारी सारी जात के भला के लिए कर रहा है। भला तो होगा, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन भला वहीं तक होगा जहां तक आप प्रजा बन करके भला ले लीजिए। बगल में बैठ करके भला चाहेंगे तो भगा देते हैं नेता। तो सबसे पहले पप्पू यादव को इन्होंने हटा दिया, उस समय टिकट नहीं दिया था। जब आप मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं तो ओवैसी से गठबंधन करने में क्या दिक्कत है? भाई सवर्णों के खिलाफ राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन हमेशा है। मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं तो ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि ओवैसी के आने से कहीं मुसलमान उनके तरफ न चला जाए, वोट न कट जाए। तो वोट बैंक की राजनीति। फिर इसके बाद राहुल गांधी का कद जैसे ही बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रीय दलों को यह चिंता सता रही है कि यदि कांग्रेस खड़ी हो गई तो भाजपा से ज्यादा इन सबके अस्तित्व के लिए खतरा होगा, क्योंकि कांग्रेस के खड़ा होते ही मुस्लिम समाज चला जाएगा कांग्रेस की तरफ, अति पिछड़ा और दलित समाज भी जाएगा कांग्रेस की तरफ। तो बीजेपी से ज्यादा खतरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा और बिहार में आरजेडी को हो जाएगा। और इसी नाते आपने देखा कि जबकि न केवल राहुल गांधी यानी कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी है, बल्कि महाराष्ट्र का रिजल्ट आने पर वहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी बुरी तरह हारे हैं। फिर भी ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी इंडिया को लीड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको संयोजक बनाया जाए। और उनका समर्थन तत्काल अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने भी कर दिया था। उस ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का समर्थन कर दिया जो लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन से अलग हटकर लड़ी थी। यानी यह क्या दिखाता है? यह राहुल गांधी को एक तरह से वार्निंग थी कि अगर आप ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपका पर कतर देंगे जहां तक हम कतर सकते हैं। यानी एक तरफ पप्पू यादव को कतरा गया, फिर राहुल गांधी के खिलाफ भी बयान दिया गया। अब जैसे ही लगा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वैसे ही तेजस्वी यादव ने जो बयान दे दिया, वैसे भी जब तक तेजस्वी यादव समर्थन नहीं करेंगे तो बन नहीं सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये यदि कह देंगे कि हम समर्थन नहीं करेंगे तो इन पर मोदी के समर्थक होने का या भाजपा का विकल्प बनने वाली सरकार को समर्थन न देने का आरोप लग जाएगा। इसलिए इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो बात असर उससे ज्यादा करेगी जो ये खुलकर इनका विरोध कर दें या खुलकर मोदी जी का समर्थन कर दें, लेकिन कोई ये कह नहीं पाएगा कि ये मोदी समर्थक है। घुमा कर बात कही गई है। और बात क्या कही गई कि ये तो हाईजैक हैं, चला नहीं पा रहे हैं। अभी कल तक खबरें आप देख रहे थे कि नीतीश ने कॉल किया, तेजस्वी से कॉल किया। वो खबरें झूठी भी हो सकती हैं क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो बयान इन लोगों के आ रहे हैं स्क्रीन पर वो तो सच्चे हैं। तो एक तरफ जहां की सोशल मीडिया पर या अन्यथा या खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार
केंद्र में मोदी सरकार को हटाकर स्वयं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरजेडी से संपर्क करना चाहते हैं या संपर्क में हैं, उसी समय इनको इतना कमतर दिखाने वाला एक बयान दे देना यह दर्शाता है कि आप दूर की मत सोचिए, बहुत ज़्यादा मत उड़िए, हम आपके साथ नहीं आने वाले हैं। तेजस्वी यादव के बयान ने अमित शाह के बयान से जो घिर गई थी भाजपा, उसको साफ बचकर निकलने का एक रास्ता दे दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे? नहीं। सड़कों पर जो आंदोलन हुआ था, उसके चलते जो एक परिस्थिति निर्मित हुई थी, उस परिस्थिति में ही सरकार गिर सकती थी और ये एक विकल्प के तौर पर आ सकती थी। इनकी इतनी महत्ता क्यों है? क्योंकि इनके समर्थन से मोदी सरकार चल रही है, लेकिन केवल इन्हीं के समर्थन से नहीं चल रही है। और एक बात और बता दें दोस्तों, लोकसभा में भले बैसाखी पर है मोदी सरकार, लेकिन इतनी कम सांसदों की और जरूरत पड़ती है उनको कि मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर 4-6 वॉकआउट भी कर जाएंगे ना अविश्वास प्रस्ताव के समय पर, तो भी सरकार बच जाएगी। तो इसलिए नीतीश कुमार भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, और क्योंकि ये कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, इसलिए इनके बयान से ही ये सपना उड़ गया कि ये प्रधानमंत्री बनने की सोचें। और देखते ही देखते 3-4 दिन पहले जो एक माहौल बना था, वह एकदम से धराशायी और धूमिल होते दिख रहा है। कहा जा सकता है कि जो मैंने यह कहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कोई हल्के में न ले, इसके अलावा मैं यह भी कहता हूं कि सारे नेताओं के अपने अपने स्वार्थ हैं। उनके लिए पहले अपना, फिर अपने परिवार का, उसके बाद और कुछ है। ऐसे दौर में कोई भी नेता अपना कोई भी स्वार्थ देखते हुए कहीं भी पाला बदल सकता है। ऐसे में अमित शाह ने भले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ बयान दिया, उसके बावजूद भी उनको हटा पाना, उनसे इस्तीफा ले पाना अब दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। एक और घटना घटी है। इन्होंने कहा कि 2 लोग दिल्ली में हैं। वो कौन 2 लोग हैं? इनके हिसाब से जो 2 लोग दिल्ली में हैं, उनमें एक हैं संजय झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं जेडीयू कोटे से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह। लेकिन किन 2 लोगों को इन्होंने कहा कि वो यहां हैं? वह हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। तो आखिर इस समय पर तेजस्वी यादव जी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और जेडीयू सब पर एक साथ हमला क्यों किए? इसके पीछे एक दूसरी रणनीति है। एक साथ 2 बात। पहले तो कि इन सबसे अपने को दूर रखते हुए बिहार में विपक्ष का एकमात्र चेहरा और विकल्प बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, और दूसरे कि जब इन सबसे अपने को दूर दिखाएंगे तो मोदी जी के खिलाफ दिल्ली में कोई विकल्प बन ही नहीं पाएगा। तो अंदर खाने से मोदी और अमित शाह को खुश करना और जनता में उनके विरोध के रूप में एक चेहरा के रूप में अपने को पेश करना, एक ही बयान से यह 2 कार्य किया गया है। ऐसा लगता है, यह मेरा अनुमान है। आप सहमत असहमत हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।